मैं सुरेंद्र सिंह चारण आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम देखेंगे आधा प्रदा विश्लेषण, ये इनपुट आउटपुट मॉडल। इस तकनीक के जनक डब्ल्यू लियोन्टिफ है। यह अनुकूलतमकरण की विधि नहीं है। इसकी सहायता से हम केवल उत्पादन का संगत स्तर ज्ञात करते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि यह जो इनपुट आउटपुट है वो अनुकूलतमकरण की विधि नहीं है। इससे हम केवल उत्पादन का संगत स्तर, और संगत स्तर कौन सा है? जो संपूर्ण मांग को पूरा करे, ना तो कम उत्पादन हो और ना ही अधिक उत्पादन हो, तो उसे क्या कहेंगे? उत्पादन का संगत स्तर। न तो जरूरत से अधिक उत्पादन होगा, न ही जरूरत से कम उत्पादन होगा। संपूर्ण मांग को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो अंतर उद्योग मांग, दूसरी अंतिम मांग। अंतर उद्योग मांग कि जब किसी भी क्षेत्र के उत्पादन की मांग अन्य क्षेत्र द्वारा इसलिए की जाती है कि वह उस वस्तु का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए करे, तो यह अंतर उद्योग मांग कहलाती है। और अंतिम मांग कि अंतिम मांग उपभोग, सरकारी खरीद, निर्यात तथा स्थिर पूंजी निर्माण के लिए की जाती है। आधा प्रदा मॉडल के प्रकार, इनपुट आउटपुट मॉडल। यहाँ पहला है स्थैतिक एवं प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल। स्थैतिक आधा प्रदा मॉडल में यह माना जाता है कि वर्तमान उत्पादन का प्रयोग केवल वर्तमान उपभोग के लिए किया जाता है, किसी प्रकार के स्टॉक का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार के मॉडल में किसी प्रकार की पश्यता लैग अंतराल का स्थान नहीं रहता है। इसके विपरीत प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल में यह माना जाता है कि वर्तमान उत्पादन का उपयोग वर्तमान उपभोग के साथ साथ स्टॉक के निर्माण में भी होता है, और इस मॉडल में समय पश्यता का स्थान होता है। यानी यहाँ लैग या समय अंतराल या समय पश्यता पाई जाती है, जबकि स्थैतिक आधा प्रदा मॉडल में समय अंतराल नहीं पाया जाता, समय पश्यता नहीं होती। अब हम देखेंगे खुला तथा बंद आधा प्रदा मॉडल। खुले आधा प्रदा मॉडल में अंतिम मांग का निर्धारण बहिर्जात चर के रूप में बाहर से होता है, जबकि बंद आधा प्रदा मॉडल में अंतिम मांग का निर्धारण अंतर्जात चर के रूप में मॉडल के अंदर होता है या मॉडल के अंतर्गत ही होता है। खुले आधा प्रदा मॉडल में सकल उत्पादन तथा कीमत स्तर का निर्धारण संभव है, जबकि बंद आधा प्रदा मॉडल में सकल उत्पादन और कीमत स्तर का निर्धारण संभव नहीं है। तो ये थे हमारे पास आधा प्रदा मॉडल के प्रकार, एक तो स्थैतिक एवं प्रायोगिक आधा प्रदा मॉडल और दूसरा खुला तथा बंद आधा प्रदा मॉडल। अब हम देखेंगे आधा प्रदा मॉडल की मान्यताएं। आधा प्रदा मॉडल की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था को n क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक ही समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। यदि किसी क्षेत्र में दो या अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है तो ये माना जाता है कि उनका अनुपात स्थिर रहता है, यानी स्थिर अनुपात में काम करते हैं, कि ये मानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जो भी उत्पादन हो रहा है एक जैसी वस्तुएं उत्पादित हो रही है या उनका अनुपात स्थिर है। दूसरी मान्यता है कि सभी क्षेत्रों में उत्पादन फलन रेखीय सजातीय होते हैं, अर्थात सभी क्षेत्र स्थिर पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि यदि सभी साधनों को k गुना बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी k गुना बढ़ जाएगा। यानी जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में यदि उत्पादन के साधनों को दुगना कर दिया जाए तो उत्पादन भी दुगना होगा। यदि उत्पादन के साधनों को चौगुना कर दिया जाए तो उत्पादन भी चौगुना होगा। यानी जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाएंगे उत्पादन की मात्रा में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। अगली मान्यता है कि सभी क्षेत्रों में आधा प्रदा गुणांक स्थिर माना जाता है। यदि ये मान्यता ली जाए तो इसका यह तात्पर्य होगा कि आधा प्रदा गुणांक तालिका ए भी स्थिर रहेगी तथा एक बार I माइनस ए इनवर्स, जो ब्रैकेट में जैसे लगा के, तो ये हमारे पास इनवर्स प्रतिलोम कहलाता है, ज्ञात कर लिया जाता है और इसे अंतिम मांग से गुणा करके सकल उत्पादन x का निर्धारण किया जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है। यदि आधा प्रदा गुणांक बदल रहे हैं तो a भी बदल जाएगा, और जिससे बार बार I माइनस ए इनवर्स ज्ञात करना होगा
और इसे सकल उत्पादन ज्ञात करने की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल हो जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि ए गुणांक जो है आधा प्रदा गुणांक वो स्थिर रहेगा, और आधा प्रदा गुणांक यदि स्थिर रहता है तो इसके साथ I माइनस ए इनवर्स का मान भी स्थिर रहेगा। अगर ये स्थिर रहता है तो इसकी सहायता से सकल उत्पादन का निर्धारण किया जा सकता है। यदि आधा प्रदा गुणांक ही बदलेगा तो इनवर्स प्रतिलोम का मान भी बदलेगा I माइनस ए इनवर्स का, और इसे जो सकल उत्पादन ज्ञात करना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। अगली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार तथा फर्मों का प्रवेश निःशुल्क है। इसका यह निहितार्थ होगा कि सभी क्षेत्रों को सामान्य लाभ प्राप्त होगा, अर्थात TR इजिकल टू TC होगा। वह व्यवहार्यता की शर्तें, कोई भी आधा प्रदा प्रणाली व्यवहार्य होगी यदि वह निम्न शर्तें पूरी करे। पहली शर्त है I माइनस ए सारणिक मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ हम ऐसे इस तरीके से डंडे खड़े करते हैं तो इसको सारणिक मान के संकेत है, और ये ग्रेटर देन 0 से अधिक होना चाहिए, यानी धनात्मक आना चाहिए। इसे हॉकिंस साइमन की प्रथम व्यवहार्यता शर्त भी कहा जाता है। इसका यह निहितार्थ होगा कि यदि I माइनस ए ग्रेटर देन 0 है तो सकल उत्पादन के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि I माइनस ए इनवर्स इजिकल 0 है तो इजिकल टू 0 हो तो I माइनस ए इनवर्स ज्ञात करना असंभव होगा तथा सकल उत्पादन की मात्रा ज्ञात करना भी असंभव होगी। और यदि I माइनस ए सारणिक लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो सकल उत्पादन ऋणात्मक होगा, और जो संभव नहीं है। अतः सकल उत्पादन की पहली शर्त क्या होगी कि I माइनस ए ग्रेटर देन 0 धनात्मक मान होना चाहिए I माइनस ए के सारणिक मान। अगली जो मान्यता है कि आई लेस देन 1, यानी जिस क्षेत्र का हम उपयोग कर रहे हैं उसी क्षेत्र का स्वयं के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है, स्वयं के जो उत्पादित वस्तु का स्वयं ही उपयोग कर रहा है, उसका मान इकाई से कम होना चाहिए। जैसे इसे हॉकिंस साइमन की द्वितीय व्यवहार्यता शर्त कहते हैं। यहाँ देखते हैं कि A11 लेस देन 1, A22 दूसरे उद्योग का दूसरे उद्योग के लिए जो मान है वो भी 1 से कम होना चाहिए, या A33 भी 1 से कम होना चाहिए। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस A11 ज्ञात करें तो पॉजिटिव मान आए। इसको A22 को अगर 1 में से माइनस करें तो भी पॉजिटिव आना चाहिए, और 1 में से A33 को माइनस करें तो भी ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका यह निहितार्थ है कि किसी भी क्षेत्र के द्वारा प्रति इकाई उत्पादन करने के लिए उसी क्षेत्र के उत्पादन का प्रयोग इकाई से कम होना चाहिए, यानी इकाई से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि जितना उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन के लिए उसी क्षेत्र का जितना उत्पादन करने किया उससे भी ज़्यादा उसको प्रयोग में ले लिया जाए। अगली जो मान्यता है कि अगर आधा प्रदा लेन देन तालिका का निर्माण भौतिक इकाइयों में किया जाता है तो इसकी पंक्तियों का योग संभव है, कॉलम का योग संभव नहीं है। भौतिक जैसे इस्पात, कोयला, इस तरीके से अगर इकाइयों में लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी कॉलम, इसी स्थिति में पंक्ति का योग संभव है, कॉलम का योग संभव नहीं है। कॉलम का, ऐसे कॉलमों का योग हम नहीं कर सकते, केवल पंक्तियों का योग ही कर सकते हैं। अगली मान्यता है कि जब आधा प्रदा लेन देन तालिका का निर्माण मौद्रिक इकाई में किया जाए तब कॉलम पंक्ति दोनों का योग संभव है। यानी अगर भौतिक इकाई में हो तो पंक्ति का योग संभव है, कॉलम का योग संभव नहीं है, और यदि मौद्रिक इकाई में हो तो पंक्ति और कॉलम का दोनों का योग संभव है। तथा किसी भी आधा प्रदा तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स में कॉलम का योग इकाई से अधिक नहीं हो सकता। यानी यहाँ कॉलम पंक्ति का योग कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलम का योग करेंगे हम उस कॉलम का योग इकाई से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी आधा प्रदा मॉडल में I माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स के सभी अवयव धनात्मक होते हैं। यानी I माइनस ए इनवर्स के जो एलिमेंट्स निकलेंगे उनका मान क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए।